गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जो नाम है उसका संतति चयन या प्रोजेनी सिलेक्शन। संतति परीक्षण से प्रोजेनी यानी कि आप जब अपने टर्म यानी शब्दावली पढ़ रहे थे, इसके अंदर प्रोजेनी टेस्ट पढ़ रहे थे, अपने प्रोजेनी संतति, मैंने आपको कहा था भी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। संतति परीक्षण हो गया, प्रोजेनी टेस्ट हो गया, तो ये सारे एक ही है। तो अब अपने ये बेसिक बातें तो अपने पढ़ ली थी प्रोजेनी वाली। अब अपने बात कर रहे हैं इसकी डिटेल पढ़नी है संतति परीक्षण की। ठीक है, किस प्रकार से जो संतति का मतलब होता है संतान या अगली जो पीढ़ी है वो, तो इसे प्रोजेनी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये चैप्टर है अपना, और इसे वंशावली। तो अब इसकी शुरुआत क्या है, अभी वंशावली पेडिग्री अपने ये भी पढ़ चुके हैं। अब देखो वहाँ पे वंशावली नहीं दिया हुआ, वहाँ पे आएगा पेडिग्री टेस्ट। पेडिग्री आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, वंशावली की बात हो रही है। प्रोजेनी टेस्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए संतति परीक्षण की बात आ रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं अक्सर ही। जो इसकी टर्म है वही थोड़ी सी डीप है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। संतति परीक्षण, प्रोजेनी टेस्ट। अब अपने बात कर रहे हैं वंशावली या पेडिग्री टेस्ट। वंशावली से हमें पता चलता है कि कोई प्राणी कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। वंशावली का मतलब क्या होता है, भी जो वंश है, जैसे कोई प्राणी है, उसके माता पिता, दादा दादी और उसके नाना नानी, वो उसकी वंशावली है। पेडिग्री टेस्ट है, जब उनके बारे में पता करते हैं तो अपने को पता चलता है जो आगे वाली संतति है उसके बारे में अनुमान आता है कि इसमें ये गुण होंगे और ये लाभप्रद गुण है, ये निकारक गुण है, जो भी है सारा में वंशावली यानी कि पेडिग्री टेस्ट के द्वारा संतति परीक्षण का पता चलता है। कौन से गुण प्रदर्शित करेंगे, स्वयं प्राणी से हमें यह पता चलता है कि वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है, वह करेगा। जबकि संतति से हमें पता चलता है कि वास्तव में वह प्राणी क्या है, उसके कौन से गुण महत्वपूर्ण है। देखो बात ये हो रही है भी वंशावली पेडिग्री से तो अपने को यह पता चलेगा भी जो आगे वाली संतति है उसमें कौन से गुण आएंगे, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जब संतति का परीक्षण करेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि उसमें जो इम्पोर्टेंट गुण कौन से हैं। प्रोजेनी टेस्ट कैसे, जैसे मान लो कोई एक नर प्रूवन सांड है, ठीक है, उसकी वंशावली का मतलब माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का अपने वंशावली रिकॉर्ड होता है, वो चेक किया, ठीक है, अपने को पता है कि ये गुण उसमें आ सकते हैं। लेकिन जब खुद उसके गुण देखेंगे तो वो महत्वपूर्ण है, जो वो प्रदर्शित कर रहा है रियल में, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया के अंदर हमने ये पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको 3 से 4 बार दोहरानी है, बताऊंगा। बाकी जो बेसिक बातें हैं वो कॉमन सेंस में रखनी है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रकृति में प्राणियों में बहुत सारे आर्थिक महत्व के गुण होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सभी के आर्थिक महत्व है, कोई भी पशुपालन करे सभी का आर्थिक महत्व है। पशुपालन सामान्यतः इनसे ही संबंधित है। इनसे बहुत से गुण केवल एक लिंग के प्राणी द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पशुपालन कर रहे हैं वो एक लिंग पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिंग का मतलब आपको पता है कि नर है या मादा है, उसको मैंने अपने बात की थी, नर की क्या पहचान है, मादा की क्या पहचान है। तो पशुपालन के अंदर जो गुण है वो एक लिंग पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो मादा है तो मादा से ही दुग्ध उत्पादन होता है, तो वो ज़्यादा किस पे निर्भर हो गया, मादा पे। इसलिए क्या कह रहे हैं, बहुत से गुण केवल एक लिंग के प्राणी द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। बहुत से गुण, ज़्यादा से ज़्यादा गुण किसमें, एक लिंग गुण के। दूसरा प्राणी से प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन संतति उत्पन्न करने के लिए दोनों लिंगों के प्राणियों की आवश्यकता होती है। क्या कह रही है, भी मान लो नर है, नर और मादा है, तो ज़्यादा गुण है वो तो मादा प्रदर्शित करेगी, लेकिन वो नर है, वो संतति उत्पन्न करने के लिए तो नर का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भी संतति उत्पन्न कर लेंगे, नर और मादा दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से एक से ज़्यादा गुणों के लिए कोई एक लिंग आवश्यक है। जैसे गाय भैंस बकरी में दूध उत्पादन, सूअरों में बच्चों की संख्या, मुर्गियों में अंडा उत्पादन आदि। इस प्रकार इन सब में मादा प्राणी अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन नर प्राणी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इस प्रकार किसी नर प्राणी का योगदान उसके जीन या प्रजनन मूल्य का निर्धारण करके तय किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नर इंपॉर्टेंट है, नर के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा गुण मादा प्रदर्शित करती है। अब ये क्या है, ब्रीडिंग वैल्यू भी ये कह रहे हैं भी नर का महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें उसके ब्रीडिंग वैल्यू का निर्धारण करके तय किया जाता है। ब्रीडिंग वैल्यू शब्द आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो नर है वो कितने बच्चे
मतलब उसमें जेनेटिक जो बनावट है, संरचना किस तरह की है, ताकि वो जो मादा को गर्भित करेगा वो किस हिसाब से बच्चे उत्पन्न करेगी, कितने बच्चे उत्पन्न करेगी अपने जीवन काल के अंदर, या उसकी जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो है जो उसकी निर्भर करती है किस पे, नर पे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किसी नर प्राणी को प्रजनन के योग्य करार दिया जाता है। ठीक है, अगर उसकी ब्रीडिंग वैल्यू चेक करके उसको प्रजनन के योग्य करार दिया जाता है कि ये बच्चा उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं। नर के अगर मामले में प्रजनन वैल्यू की बात करें तो ये है भी वो क्या बच्चा उत्पन्न करने में सक्षम है, नर अगर है तो उसको क्रूर माना जाएगा। विज्ञान की तरक्की के साथ एक कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये शब्द आपके बार बार आएगा। AI, ए का मतलब है आर्टिफिशियल, आई का मतलब है इंसेमिनेशन। ये बच्चे भूल जाते हैं AI की फुल फॉर्म। अभी आप नए नए हो तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, बाद में आपको के सामान्य हो जाएगी। ये चीज़ें तो काम आनी है आपकी। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, इंसेमिनेशन का मतलब है गर्भाधान, वीर्य का गर्भाधान, यानी कि कृत्रिम तरीके से वीर्य का गर्भ में स्थानांतरित करना ही क्या AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वह हिमकृत वीर्य तकनीक, फ्रोजन सीमन टेक्निक के आविष्कार से किसी भी नर से बहुत अच्छी संख्या से संतति उत्पन्न। फ्रोजन टेक्निक क्या है भी, मान लो कोई नर है, उसका जो शुक्राणु वीर्य है, वीर्य के अंदर ही शुक्राणु है, तो उसको फ्रीज कर लिया, ठीक है, और जब जरूरत पड़ी तब उसको मादा के जो यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये कई तकनीक है। AI भी वही तकनीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, भी कृत्रिम तरीके से उसको गर्भ के अंदर स्थानांतरित करना। और एक है फ्रोजन टेक्निक, भी वो इसका क्या है, फ्रीज कर दिया जाता है किसको, नर के जो वीर्य के अंदर शुक्राणु है, इसी तरह से मादा के अंदर भी जो है अंडों को फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक है कि आविष्कार से किसी भी नर बहुत अच्छी संख्या में संतति उत्पन्न की जा सकती है। किसी भी गुण का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण किया जा सकता है। संबंधित नर प्राणी के प्रजनन मूल्य का यथार्थ, ये जो बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं भी ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का उपयोग करके, कौन सी टेक्निक, AI और एक जो फ्रीज करते हैं हिमकृत वीर्य, इनके द्वारा बहुत से अधिक संतति उत्पन्न की जा सकती है। ये अभी थोड़ी देर बाद अपने आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना है। यह चयन किसी प्राणी के सीधे व्यक्तिगत चयन के बराबर यथार्थ हो सकता है, बशर्ते, ये कह रहे हैं भी अपने कोई भी नर है उसका चयन इंडिविजुअली कर सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन क्या कह रहे हैं, जो इनकी संतति है वो उनका परीक्षण किया हुआ होना चाहिए। मान लो अपने देख लिया इंडिविजुअल, उसका चयन कर लिया, लेकिन उसका क्या है, वंशावली परीक्षण किया हुआ होना चाहिए। अब कहते हैं जो नर प्राणी, इसकी डेफिनेशन बनेगी अब अपने, जो नर प्राणी संतति परीक्षण में अपनी उत्तमता या श्रेष्ठता अपनी संतति के बेहतर उत्पादन प्रदर्शन द्वारा साबित करता है, देखो उसे क्या कहते हैं, प्रूवन सायर कहते हैं, प्रूवन सायर कहते हैं। यानी कि जो नर, अब अपनी देसी भाषा में इसकी परिभाषा बनाते हैं, प्रूवन सांड, प्रूवन सायर। अब एक तो अपने कहते हैं बेल है, एक कहते हैं सांड है, एक कहते हैं प्रूवन सायर है। तो इनमें आज फर्क समझते हैं अपने। देखो बेल क्या है, बेल का कास्टिनेशन किया जाता है, यानी कि उसको बंधे बना दिया जाता है, कास्टिंग कर दी जाती है उसको। कास्टेशन का मतलब होता है कि उसको बंधे कर दिया जाता है, तो वो बैल है। सांड जिसको बंधीकरण नहीं किया गया, बंधीकरण नहीं किया गया, वो सांड है। तो एक है प्रूवन सायर, यानी प्रूवन सांड। प्रूवन सांड की बात करें तो वो सांड जो नर, वो नर या सांड जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम या उत्तम है और श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर सकता है, उसे प्रूवन सायर कहते हैं। ठीक है, बैल है, उसका बंधीकरण कर दिया, ठीक है, वो प्रजनन योग्य नहीं है। लेकिन एक अपने बात करते हैं सांड की। एक तो बैल हो गया, बैल कब कहलाएगा, जब उसका बंधीकरण कर दिया जाएगा, कास्टेशन, कास्टेशन कर दिया, उसका बंधीकरण कर दिया, अब वो प्रजनन के योग्य नहीं है। दूसरा आ जाता है सांड, ठीक है, सांड का बंधीकरण नहीं किया गया, वो प्रजनन के योग्य है। अब तीसरा है प्रूवन सायर। प्रूवन सांड का मतलब होता है जो नर संतति उत्पन्न करने में सक्षम है और श्रेष्ठ या उत्तम संतति उत्पन्न कर सकते हैं, उसे प्रूवन सायर कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो अपने कोई नर मादा है, उसमें क्रॉस करवाया, जो संतति उत्पन्न हुई वो नर हुई। अब अपने क्या बात करेंगे, अब उनकी नस्लें देखेंगे, माँ बाप की पेडिग्री टेस्ट करेंगे, वंशावली परीक्षण करेंगे, इनके माँ बाप में कौन कौन से गुण थे, उसके दादा दादी नाना में कौन से गुण थे, वो नर अपने आ गए। मान लो अब वो नर आ गया, जैसे वो मैच्योर हुआ,
अब मैच्योर होने के बाद में अपने उसमें क्या है, उसका नेक्स्ट किसी मादा के साथ मैटिंग करवाएंगे और वो गर्भित हो गई तो अपने ये समझेंगे भी वो जो प्रूवन सांड है वो उसको प्रूवन सांड बोलेंगे और वो प्रजनन योग्य है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छी संतति उत्पन्न करने में सक्षम है। तो अब अपने बात करते हैं प्रूवन सायर या साबित पिता किसे कहते हैं। प्रूवन सायर या साबित पिता, तो मैं 3-4 बार रिवाइज कर चुका, इसकी परिभाषा जरूरी नहीं है किताबी भाषा या आप रटो, आप उस किताबी भाषा को पढ़कर आप खुद की डेफिनेशन बना सकते हो। यानी कि जो नर संतति उत्पन्न करने में सक्षम है और जो अच्छी संतति या श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर सकता है वो प्रूवन सायर है। श्रेष्ठ का मतलब अच्छी नस्ल की, जो उसमें हर तरह के गुण होने चाहिए, इस तरह से अगर संतति उत्पन्न करता है तो वो क्या प्रूवन सायर है। एक नॉर्मल सांड होता है जो क्या है अच्छी संतति उत्पन्न नहीं कर सकता तो वो नॉर्मल सांड है। बैल क्या आता है, बैल का मतलब होता है जिसका बधियाकरण कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, किसी भी संतति परीक्षण कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य होते हैं। संतति परीक्षण का मतलब है प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट का मतलब होता है कि जो संतान है उसका परीक्षण करना किसके आधार पर है, पेडिग्री टेस्ट के आधार पर, कि वो कैसी होगी, कौन से गुण होंगे, ये चीज़ है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेनी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं संतति परीक्षण, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, PTP। P का मतलब प्रोजेनी, T का मतलब टेस्टिंग और P का मतलब प्रोग्राम, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, संतति परीक्षण कार्यक्रम। तो इसके निम्न उद्देश्य हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं, भी क्यों करते हैं अपने संतति परीक्षण, संतान का परीक्षण क्यों करते हैं, तो ये देखो उद्देश्य, उच्च गुणवत्ता वाले नर प्राणियों का उत्पादन ताकि विभिन्न वीर्य केंद्रों को वीर्य की आपूर्ति की जा सके। जो संतति परीक्षण इसलिए की जाती है जो उत्पादन करने वाले या उच्च गुणवत्ता वाले नर प्राणियों को पहचानने के लिए। क्यों क्या करेंगे उच्च गुणवत्ता वाले नर, क्योंकि उनका सीमन है जो वीर्य है वो एकत्रित करने के लिए, इसलिए उसका संतति परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि संतति का मतलब है संतान या प्रोजेनी टेस्ट, यानी कि संतान का टेस्ट किसके आधार पर, पेडिग्री टेस्ट के आधार। पेडिग्री का मतलब वंशावली, उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी के जो गुण हैं वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसके आधार पर संतति का परीक्षण किया जाता है। और संतति का परीक्षण करने का मतलब है जो प्रूवन सांड है उसका चयन करना ताकि क्या है जो उसका सीमन है वो एकत्रित किया जा सके। देखो बच्चों अब टाइम बदल चुका है, अब जो प्रूवन सांड है मान लो उस प्रूवन, अभी आगे पढ़ेंगे, प्रूवन सांड है उसका क्योंकि उससे ज़्यादा वीर्य एकत्रित करके और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका सीमन है वो काम में लिया जाए। ठीक है, अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे इसकी। दूसरा उद्देश्य है किसी भी संबंधित पशु समूह में, क्या कह रहा है ये, किसी भी संबंधित पशु समूह में धीमी गति से निरंतर जीने प्रगति हासिल करना जो कई गुणों में हो सकती है। ये कह रहा है संतति परीक्षण इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जेनेटिक जो संरचना है उसकी जो बनावट में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन करना इनका उद्देश्य होता है। संतति परीक्षण से इनको पता चलता है गुणों का भी किस गुण में चेंजिंग आई है, कौन सा गुण है जो अपने माता पिता से बेहतर हुआ है, तो इसलिए उनका संतति परीक्षण किया जाता है, जैसे दूध उत्पादन, वसा, प्रोटीन की मात्रा आदि। ये तो उद्देश्य है संतति परीक्षण। दोबारा देखो, पहला है उच्च गुणवत्ता वाले नर प्राणियों का उत्पादन। क्यों, संतति परीक्षण से अपने को पता चलेगा कि ये जो अपने टेस्ट किया है इसमें जो संतति है नर है उच्च गुणवत्ता वाला है, और जिससे क्या उसका सीमन है वो एकत्रित कर लिया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता बगैर संतति परीक्षण के, पूरा उसका लेखा जोखा होता है, पेडिग्री टेस्ट के आधार पर उसका चयन किया गया है। दूसरा ये कह रहा है संतति परीक्षण से हमें यह पता चलेगा कि किन किन गुणों में परिवर्तन आया है। परिवर्तन गुणों में का मतलब होता है कि जीन या संरचना में परिवर्तन आएगा तो वही गुण के रूप में आते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, इन सभी के लिए किसी भी, अब PTP बोलूँगा मैं, क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम बहुत ही लयबद्ध सूचीबद्ध सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित करना जरूरी है। ये जो प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम है वो एक सुनियोजित तरीके से करना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो वो सही प्रूवन सांड या संतति का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। देखो, किसी PTP को शुरू करने से पहले सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम से कम कितने सांडों पर परीक्षण किया जाना है। सबसे पहले प्रोजेनी टेस्ट करने से पहले अपने मन में टारगेट होना चाहिए कि कितने सांडों का परीक्षण किया जाना है और इनसे कितने गाँव में कितनी मादा प्राणियों को गर्भित करवाया जाना है। संतति परीक्षण के दौरान क्या होता है कि मान लो किसी गाँव में अपने एक टारगेट होगा भी कितने सांडों का परीक्षण करना है,
ठीक है, और उस सांडों से कितनी जो मादा है उनको गर्भित करना है। ठीक है, तो ये अपने टारगेट पहले डिसाइड करना होगा, ताकि उनकी जो वो मादा को गर्भित करेंगे उस हिसाब से ही उनका प्रोजेनी टेस्ट होगा, संतति परीक्षण होगा, उनकी गुणवत्ता का पता चलेगा। इससे कितने गांव में कितनी मादाओं को गर्भित करवाना है, इनसेमिनेट। इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए हैं संतति परीक्षण के दौरान, वो भी पढ़ेंगे। उसमें दे रखा है भी एक जो सांड है वो कितनी मादाओं को कितने टाइम में अगर गर्भित कर देता है तो वो प्रूवन सांड या संतति परीक्षण के अंदर आ जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, पहले ये क्या है जिसमें प्रथम वर्ष में कम से कम 20 सांडों से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। 20 सांडों का टारगेट होता है, जैसे 1 गाँव कर लो, 2 गाँव कर लो, 20 सांडों का इनका टारगेट है। करते हुए 5-6 वर्ष में 40 सांडों तक इसे ले जाया जाता है। पहले 20 से स्टार्टिंग करते हैं, 4-5 साल के अंदर इनका टारगेट क्या है, 40 सांडों तक जाता है। उन क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष 1 सांड द्वारा कम से कम, अब देखो अब इम्पोर्टेंट बात आ गई, 20 सांडों का चयन किया जाएगा। वैसे अब आज अपने बात करते हैं गाँव में बहुत से सांड है, क्या वो प्रूवन सांड है, क्या उनका संतति परीक्षण किया हुआ है, नहीं किया हुआ, वो चयन किया जाएगा उनका। 20 सांड भी हमें इस गांव से क्षेत्र से 20 सांडों का चयन करना है, तो बहुत सारे हैं, तो चयन किस आधार पर किया जाएगा, संतति परीक्षण। और संतति परीक्षण का मेन आधार क्या है, वंशावली परीक्षण, पेडिग्री टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है भी 20 सांडों से शुरू किया जाएगा। 1 सांड द्वारा कम से कम 2000 गर्भाधान किए जा सकें। क्या कह रहे हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 1 सांड द्वारा कम से कम 2000 गर्भाधान किए जा सके 2001 साल के अंदर। इस प्रकार अगर पीटीपी को 20 सांडों के साथ शुरू किया जाए तो उसे क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए जहाँ प्रतिवर्ष कम से कम 40,000 गर्भाधान किए जा सके। 1 सांड का कितना बोला है इसने प्रतिवर्ष का 2000, तो 40 सांडों का कितना हो गया, सॉरी 20 सांडों का कितना हो गया 40,000। इस प्रकार अधिक सांडों के साथ कार्यक्रम को शुरू करने से अच्छी गुणवत्ता वाले सांडों का चयन या चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। इनका टारगेट है 1 साल के अंदर 20 जो प्रूवन सांड है उनका चयन करना है। 20 से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे 3-4 साल के अंदर इनकी संख्या 40 कर लेनी है, कि 20 का चयन करेंगे। और किस आधार पे करेंगे कि एक है वो 1 साल के अंदर 1 प्रूवन सांड से कम 1 साल के अंदर कितने प्रूवन गर्भाधान किए जा सकते हैं, इनसेमिनेट गर्भित, इंग्लिश में जो वर्ड है वो यूज करेंगे अपने इनसेमिनेट। इनसेमिनेट का मतलब है गर्भित, यानी कि जो 1 सांड है वो 1 साल के अंदर 2000 मादाओं को इनसेमिनेट करता है, तो ये रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो ये अगर 2000 करता है तो वो 20 कितने करेंगे 1 साल के अंदर 40,000। ठीक है, उपरोक्त बिंदु निश्चित होने के बाद निम्न प्रकार आगे बढ़ते हैं। परीक्षण के अंतर्गत रखे गए सांडों के वीर्य से कम 5000 सीमन स्ट्रोक तैयार की जाती है। जो अपने जिनका टेस्ट करना है उनके लिए क्या है, कम से कम 5000 स्ट्रा तैयार की जाती है। स्ट्रा का मतलब है जो अपने एआई करेंगे ना, तो आगे जिसके अंदर सीमन भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रा बोलते हैं या डोजेज बोलते हैं। तो इनसे 2000 डोजेज, देखो 5000 तैयार किए। जो इसका परीक्षण करना है, मान लो कोई सांड है जिसका परीक्षण करना है, 5000 तैयार करेंगे। 5000 के अंदर 2000 तो परीक्षण के लिए भेज देंगे, कितनी 2000, और बच गई पीछे 3000 उसका संग्रहण कर लिया जाएगा। उसका क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। परीक्षण के लिए भेजी गई 2000 डोजेज से जिन भी मादा प्राणियों का गर्भाधान करवाया जाता है उनकी विशिष्ट पहचान रखी जाती है। अब जो परीक्षण के लिए भेजी गई है 2000 डोज, उनकी एआई करेंगे, और जिनकी एआई करेंगे ना उनकी रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा भी, इन स्ट्रा से इन मादाओं को गर्भित किया गया है, यानी इनसेमिनेट किया गया है। तो उनसे संबंधित सारे आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड का पता ही आपको भी, इस जो अपने पास स्ट्रा आई है उससे कौन सी मादा को गर्भित किया गया वो पूरे रिकॉर्ड में रखा जाता है। अभी देखो एग्जांपल, एआई डेट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया, पीडी का मतलब है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, वो कब की, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, यानी कि उसको देखना अभी 2 साल 2 महीने बाद, 2 ढाई 3 महीने बाद में, तो वो उसकी डेट लिखनी है भी, वो जो पीडी है कब की गई। अब देखो, अब आपको 1 बार 2 बार बताने में नाम याद नहीं रखते आपको, मुझे पता है, मैंने देखा था बच्चों को एआई की फुल फॉर्म पता नहीं है, पीडी की फुल फॉर्म पता नहीं है, तो आपको पहले सरल से कठिन की ओर चलना है, बेसिक बातें क्लियर करनी है। पीडी का मतलब है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, डेट कब की, रिजल्ट और प्रसव तिथि आदि सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। 5000 स्ट्रा तैयार की थी,
2000 तो अपने स्टोर कर ली, सॉरी 3000, और जो 2000 बची थी वो क्या है अलग अलग सेंटरों पे भेज के उनकी करवाई। और एक टैगिंग की जाती है, जिस मादा को अपने AI की है उसकी टैग लगाया जाता है, ठीक है। गर्भित मादाओं के प्रसव से उत्पन्न मादा प्राणी अर्थात पुत्रियों को अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। जिसकी मादा की AI की है उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास होता है, और जो पुत्रियां प्राप्त होती है उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाता है। और जब वो हीट जिसको हिंदी में मध कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मध कहते हैं, तो जो मध में आती है तो उनको क्या करते हैं, किसी भी परीक्षण सांड के वीर्य से फिर इंसेमिनेशन करवाया जाता है तथा इसके विभिन्न आंकड़े संधारित किए जाते हैं। ये जो चक्कर चल रहा है, ये जो मैंने आपको बताया ये चक्कर चल रहा है, पहले प्रूवन सांड का अपने चयन किया गया, फिर उनके क्या है जो वीर्य एकत्रित किया गया, फिर उनकी स्ट्रा तैयार की गई, तो और फिर जो अलग अलग मादाओं को इंसेमिनेट यानी कि गर्भित किया गया, और फिर जो उनके आगे पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर वो आगे मध्य में आई, फिर उनका दोबारा इंसेमिनेशन किया गया। तो ये देखो एक सांड से कितनी मादाओं को गर्भित किया जा रहा है, और वो जो प्रूवन सांड है उसके वीर्य को अपने संग्रहण किया जाता है। बाकी बचेंगे अपने नेक्स्ट क्लास।